क्या पढ़े थे? बात नहीं, टॉपिक बताओ क्या पढ़े थे जल्दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम्स पढ़ रहे थे। कहाँ तक पढ़ लिए थे? ठीक है, सुनो। अल्ट्रावायलेट रेज हो गया है। चलिए, चैप्टर लगभग ख़त्म ही है, थोड़ा सा बचा है। हेडिंग डालिए, उसके बाद अगला क्या लिखा गया था? अल्ट्रावायलेट रेज हो गया है कि अभी लिखवाना है? तो हेडिंग डालिए एक्स रेज। बात नहीं। लिखिएगा इसमें एक्सरेज में पहले वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 0.1 एंगस्ट्रॉम, फ्रीक्वेंसी 10 to the power 18 हर्ट्ज टू 10 to the power 20 हर्ट्ज। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हो गई, हर्ट्ज है ये भी, ठीक है। सोर्स लिखिएगा, सडन डी एक्सीलेशन ऑफ, सडन अचानक से, सडन डी एक्सीलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सडन डी एक्सीलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाई मेटल टारगेट, बाई मेटल टारगेट, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई रॉन्टजेन, ठीक है। इस रे, एक्सरे को रॉन्टजेन रे भी कहते हैं, अगर इन्हीं के नाम से भी बोला जाता है। RO है ये, ओ RONTGEN, ठीक है। 1895 में, 1895। नेक्स्ट लिखिएगा, डिस्कवर हो गया। प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, कॉमा, इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, कॉमा, आयोनाइजेशन ऑफ गैस, आयोनाइजेशन ऑफ गैस, कॉमा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉमा, मोर एनर्जेटिक देन यूवी रेज, मोर एनर्जेटिक देन यूवी रेज, यूवी रे से ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। यूज लिखिएगा, यूज, क्या इसका यूज है? पहला, एक्सरे का सबका यूज पहला तो पता ही होगा, इन अ मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस। दूसरा, इन अ स्टडी ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन अ स्टडी ऑफ
क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी में यूज़ करते हैं। तीसरा लिखिएगा, इन अ इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग अ फॉल्ट क्रैक्स, इन अ इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग fault in a metal piece, जो मेटल पीस होते हैं उस मेटल पीस में कोई फॉल्ट है, क्रैक है, फॉल्ट के आगे ऑब्लिक करके क्रैक भी लिख सकते हो, होल भी लिख सकते हो। अगर कोई मेटल पीस है उसमें क्रैक है, होल है, फॉल्ट है, तो उसको हम पता लगाते हैं इंजीनियरिंग में, डिटेक्ट किया जाता है किसके यूज़ से, एक्सरे के यूज़ से। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, इन रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी, ठीक है। और भी कुछ यूज होगा? चौथा तो मैंने लिख दिया रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में स्किन का यूज़ किया जाता है, मतलब स्किन को किया जाता है। और बताओ कोई जो आपको याद हो या कुछ पता हो एक्सरे के बारे में। फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। एक्सप्लोजिव जो है ना, अगर जैसे पता लगाते हैं यहाँ डायमंड है, यहाँ पे अगर ज़मीन के अंदर हमें छुपा हुआ मिल जाए कि डायमंड है, यहाँ पे गोल्ड है या एक्सप्लोजिव है, कोई भी चीज़ अगर डिटेक्ट करना होगा ना, जाएंगे एक्सरे के पास। ठीक है, तो चलिए एक्सरे लगभग ख़त्म है, आगे हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट। ठीक है, क्या है इसके बाद? गामा, लास्ट रेज लिखिएगा, गामा रेज। अगला हेडिंग डालिएगा गामा रेज। लिखिए इसमें गामा रेज हो गया। सबसे छोटा वेवलेंथ इसी का होगा, पहला वेवलेंथ लिखिएगा 10 टू द पावर -10 मीटर टू 10 टू द पावर -14 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम तक तो अभी वो चला ही गया था, अब एंगस्ट्रॉम से -14 तक जाएगा। अगला लिखिएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सर 18 तक उसकी गई थी, तो इसकी 18 से 22 तक जाएगी, 23 तक भी जा सकती है, तो 22 हर्ट्ज तक। ये मीटर नहीं है भाई, हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ, क्या कह रहा हूँ? 28 था, 20 था ना, ठीक है कोई बात नहीं। देखो अभी बात ये है ना कि कुछ रेंज तक के आने वाली फ्रीक्वेंसी उसको अल्फ़ा रेज में भी काउंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये एक्सरे है और यहाँ पे गामा रेज है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाले हैं ना, ये दोनों के कैटेगरी में रहते हैं, एक्सरे में भी रहेंगे, गामा रेज में भी रहेंगे, कि बॉर्डर वाले हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। उसके बाद से क्या लिखा गया था? सोर्स। सोर्स लिखना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, मतलब सोर्स कहाँ से जनरेट हुआ? न्यूक्लियर रिएक्शन से सर। और न्यूक्लियर रिएक्शन जो हुआ, बताओ किसने डिस्कवर किया? किसी को पता है? अरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किसने की? यूरेनियम की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरल, नाम नहीं सुना है? न्यूक्लियर रिएक्शन बस खोजा इन्होंने, न्यूक्लियर रिएक्शन। सुन लो एक बात, हेनरी बैक्यूरल, इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिविटी जो होती है, मतलब
रेडियो एक्टिविटी में क्या होती है, गामा रेज ही तो निकलती है, गामा रेज निकलता है। जहाँ पे भी सर यूरेनियम है ना, अगर यूरेनियम का रिएक्शन आप करा दोगे तो वहाँ से गामा रेज निकलने लगेगा। तो जो गामा रेज निकल रहा है वहाँ से ही हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली जो रे है, क्योंकि मैंने लिख दिया न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सर न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि सर यूरेनियम है, ठीक है, इस यूरेनियम के अंदर हम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 235, सर यूरेनियम के अंदर हमने न्यूट्रॉन को इंटर करा दिया, ठीक है, न्यूट्रॉन को इंटर करा दिया। जैसे न्यूट्रॉन इसके अंदर इंटर हुआ इस यूरेनियम के अंदर, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ये ट्रिगर का काम करता है। किसका काम करता है, ट्रिगर का। जैसे ही इसके अंदर जाएगा एक्टिवेट होगा, इससे अल्फा रेज और गामा रेज निकलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल हमारा गामा रेज है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाला रेज है। अब उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें देखो डिस्कवर में लिखा है हेनरी बैकरल। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने बस किसके बारे में बताया था कि निकलने वाली जो रेज है, मतलब जो रेडियो एक्टिव रेज निकल रही है ना, बस उसके बारे में इन्होंने बताया था। रिएक्शन में कई लोग मिलके किए थे। अब इसी रिएक्शन का यूज करके एटम बम बनाया गया है, हाइड्रोजन बम बनाया गया है। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन दो तरह के होते हैं, तो इसमें से हम इसी का यूज करके बनाए हैं एटम बम, हाइड्रोजन बम। तो ये सारे जो बम बने हुए हैं हमारे, इस पे बने हुए हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन पे ही। बट इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलने वाली रेस के बारे में जो बताया है वो हेनरी बैकरल है, ठीक है। चलिए लिखिएगा, सोर्स हो गया है, डिस्कवर हो गया है, प्रॉपर्टीज़ लिखिएगा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में लिखिएगा। जाहिर सी बात है एक्सरे की तरह ही है, तो उसी का कुछ मिलता जुलता प्रॉपर्टी। इफेक्ट ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट्स, कॉमा, आयोनाइजेशन, कॉमा, डिफ्रैक्शन, आयोनाइजेशन कॉमा डिफ्रैक्शन। और एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है हाई पेंट्रेटिंग पावर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पेंट्रेटिंग पावर जो होती है वो गामा रेज की होती है। तो अगला लिख लेना कॉमा देके, हाई पेंट्रेटिंग पावर्स, ठीक है। पेंट्रेट करना भाई, पेंट्रेटिंग पावर, हाई पेंट्रेटिंग पावर, ठीक है। तो जितने भी रेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेंट्रेट करने वाली रेज क्या होती है, वो गामा रेज है। जैसे मान लो अब एक्सरे देखो, जैसे मान लो तुम क्या करते थे, अभी एक्सरे से क्या करते थे, अभी जाओगे कहीं हड्डी टूट गया तो तुम उसका एक्सरे कराओगे, तो तुम्हारे इतने मसल्स को पेंट्रेट कर दे रहा है, वो एक हड्डी से इधर से निकल के इधर जा रहा है। अब जहाँ पे हड्डी टूटा है तुरंत माइनर भी क्रैक होगा तो क्या उसमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई टूटा है, तो क्या इसमें मसल्स, ब्लड ये सब आ रहे हैं क्या, नहीं। अच्छा अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी हो, उसको क्या ये एक्सरे पेंट्रेट कर पाएगी, नहीं। उसके लिए हमें चाहिए किसको, गामा रेज। गामा रेज क्या होती है ना, एक इधर से जाएगी उधर निकल जाएगी, इस मोटे से दीवार से इधर से जाएगी उधर निकल जाएगी, उस साइड क्या है तुरंत पता चल सकता है। अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा जाए तो, जैसे एक्सरे करते हो तो प्लेट होता है ना एक फोटोग्राफिक प्लेट, उसी को प्लेट को नीचे रख के तुम्हारा उस प्लेट पे तुम्हारा जो पूरा हड्डी है वही निकाला जाता है कि भाई कैसे इसका बना हुआ है, क्रैक कहाँ है, वो सब उसी पे दिख जाएगा। तो उस साइड अगर फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं और इधर से गामा रेज भेजते हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उस पूरे प्लेट पे जो भी चीज़ है वो पूरा छप जाएगा उस साइड जाके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी भेदने की क्षमता होती है, पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है इतनी बात, तो याद रखिएगा भाई। लिखिएगा नेक्स्ट यूज में आइए। बोलें यूज, लिखिए। इन अ रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी किस में यूज किया जाता है,
कैंसर में, हाँ ठीक है कैंसर में, बट ज़्यादा अगर कैंसर बड़ा रेडियोथेरेपी में देखो क्या होता है ना, कैंसर में यूज़ कर सकते हो, ट्यूमर्स में यूज़ कर सकते हो, जो स्किन के अंदर होने वाले डिजीज़ेज़ हैं जो बाहर से ऐसे ऑपरेशन करके हम नहीं निकाल सकते, बोलते हैं ना कि विदाउट ऑपरेशन हम सही कर देंगे, कोई बहुत सारी ऐसे जैसे मान लो पथरी हो गया बिना ऑपरेशन के सही कर देंगे, तो क्या है वो सारा प्रोसीजर रेडियोथेरेपी का है, समझ रहे हो। तो लिख सकते हो, क्या लिखे हो, रेडियोथेरेपी इन अ स्मॉल, चाहे छोड़ो समझी गए, दूसरा लिखो, रेडियोथेरेपी में समझी गए हो कैंसर में होता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन फॉर एथिलाइन, या छोड़ दो बस मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन लिख लो। एथिलीन से बनता है ना पॉलीथीन, किससे बनता है याद है, नहीं पढ़ा होगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो तीसरा, टू इनिशिएट अ सम न्यूक्लियर रिएक्शन, टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में लिखना टू प्रिजर्व अ फूड, टू प्रिजर्व, प्रिजर्वेशन वाला प्रिजर्व है, टू प्रिजर्व अ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि गामा रेज जो होते हैं ना वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करता है, ख़त्म कर देता है, तो जो भी फूड स्टफ है उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं इसके हेल्प से। चलिए बाकी अब हमारे पास क्या है, ये तो ख़त्म है। नेक्स्ट लगभग ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। बीच में मैंने आपको बताया था किस किस के वेव के बारे में पढ़ने के लिए बोला था, तो एक तो विजिबल लाइट थी, याद है ना, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में क्योंकि 7 कलर होते हैं विबग्योर जो होते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानना है। और हमारे पास एक रेस और थी, रेडियो वेव थी ना, क्योंकि रेडियो वेव में भी शॉर्ट वेव लेंथ का होता है, एएम होता है, एफएम होता है, ठीक है, टीवी वाला भी होता है, एएम एफएम एंड टीवी, ठीक है। तो ये 4 इसमें हो गए, 7 इसमें हो गए। अब इसमें ऐसे हेडिंग डाल डाल के नहीं पढ़ना है, बस इनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे ही मेजर बात करनी है, ठीक है। तो चलिए एक काम करिए, पहले तो जितना आपने पढ़ा है आप अपनी कॉपी में देख लीजिए, कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, तब हम इस पे चलते हैं, ख़त्म हो जाएगा ये। क्या क्या पढ़े हो इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या पढ़े हो, मेनली बस 3 चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका ट्रांसवर्स नेचर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बस यही तो है पूरे चैप्टर के अंदर, यही है ही है भाई, और कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने कल जो बताया था उसमें जो लिखा था आपने, पहले उन वेव को लिख रहा हूँ मैं, आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बस ये बताते चलेंगे, क्वेश्चन मैं करा दूंगा अभी। गामा रेस, ठीक है, गामा रेस, उसके बाद से एक्स रेस, अल्ट्रा वॉयलेट, बस अब ऐसे लिख दे रहा हूँ, यूवी, फिर विजिबल, ठीक है सर, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, यही था। चलो सबसे छोटा वेवलेंथ क्या गामा रेस का होता है, अभी लिखा, इधर वेवलेंथ लिख रहा हूं और इधर लिखूंगा फ्रीक्वेंसी। बताओ सबसे छोटा वेवलेंथ कितना से कितना, 10 का पावर -10 से 10 का पावर -14, फ्रीक्वेंसी 18 से 22,
बोलते जाओ भाई, एक लोग बोले कोई जो सुनाई दे। एक्सरे कहाँ से कहाँ? 100 एंगस्ट्रॉम था क्या? 0.1 एंगस्ट्रॉम था। मतलब 10 का पावर -10 से 10 के पावर माइनस, देखो ये 0.1 है तो क्या 10 का पावर -11 हो जाएगा? ये समझ रहे हो? तो 10 के पावर -10 से, और सर ये 100 है तो -8 से ही स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि 2 तो घटा देगा ना उसमें। तो 10 के पावर -8 से लेके 10 के पावर 11 तक इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ याद रखा। फ्रीक्वेंसी बोलो। 18 से 20 तक था। ठीक है सर, इसमें देखो भी 18 है, इसमें 18 है सर। इधर सर 18 से 22 जा रहा है, ये 18 से 20 जा रहा है। मैंने अभी बोला कि मिक्स हो सकते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है थोड़ी बहुत इधर उधर। बताओ, यूवी में आओ, बोलो। 0.5, 3.5, -7 से -6, अच्छा 7 ही था। ठीक है, छोटा है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻16 से लेके 17 हर्ट्ज तक, ये सब हर्ट्ज में चल रहा है। ठीक है, यहीं पे चाहे तो लिख, और ये सब मीटर में चल रहा है। ये जो एंगस्ट्रॉम लिख दिया ना, ये मीटर में समझ जाना, 10⁻−10 मीटर है। चलिए अगला बताइए, विजिबल का -7 एवी होता है, कितने तक? 4 तक। फ्रीक्वेंसी बोलिएगा। 10⁻14 से 10⁻14 तक ही था क्या? ठीक है, अब बस नंबर बदल लेना, 4 और 7, यही हो जाएगा, हर्ट्ज में रहेगा। इंफ्रारेड कहाँ तक जाएगा ये? -6। फ्रीक्वेंसी सही है। माइक्रोवेव बोलिएगा। 0.2 इंटू 3 इंटू 10⁻−3। सही है। माइनस, ठीक है, -3 तक ये भी है, -3 तक ये भी है। बट देखो ध्यान से, 10⁻−6, ये -6 था और ये 10⁻−3 था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलो। 14 तक हो गया है। कहाँ तक है? 9 से 12। फ्रीक्वेंसी घट रही है ना। और ये सबसे छोटा वेवलेंथ तो ऊपर है, सबसे बड़ा वेवलेंथ ये होगा, कितना था? 600 मीटर से 0.1 मीटर। फ्रीक्वेंसी बोलिएगा। थाउजेंड है तो 8 लिख लो, 8 लिख लो, 9 लिख लो, ठीक है, जो भी है। देख लो 3 है ना, ये 10⁻3। आगे नंबर याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए। 10⁻3 है और ये 1000 अगर मेगा हर्ट्ज लिखवाया हूँ तो 1000 का 3 जीरो निकल के जाएगा, 6 के साथ तो 9 हो जाएगा। तो मैं 8 ही लिख दिया हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का रेंज यही मेन है याद करना, जो आपने पढ़ा है ना, ये इसमें सबसे मेन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, क्योंकि अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी देखिएगा क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन में आया क्या है पेपर में। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इसको डिस्कवर करने वाले सेम लोग थे। इंफ्रारेड अलग आ गए, विजिबल लाइट का कोई नाम ही नहीं है, यूवी अलग है, एक्सरे अलग है, गामा रेस अलग है। डिस्कवर का नाम भी याद रखना है, ठीक है। अब सुनो, नाम के साथ साथ अब आते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज सबकी मिलती जुलती है, और सोर्स जहाँ से जनरेट हो रहा है उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी याद रखिए। जैसे कुछ ऐसे रेज हैं जहाँ पे, जैसे मान लो एक्सरे है और गामा रेज है, तो नहीं कुछ याद आ रहा है तो इसमें फोटोग्राफिक प्लेट पे दोनों इफेक्ट तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ये भी सर दिखाएगा फोटोग्राफिक प्लेट पे यूवी। इसके ऊपर विजिबल के ऊपर जितने हैं ना, उसमें लिख दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट दिखाएंगे, मगर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाता, ये दोनों दिखा सकते हैं सर। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोग्राफिक प्लेट्स पे ये दोनों दिखाएंगे, मगर ये ओनली फोटोग्राफिक प्लेट्स पे दिखाएगा। आयोनाइजेशन दोनों में होने वाला है, एक्सरेज और गामा रेस में, इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो तीन तो कॉमन है। जैसे नीचे वालों में जाओगे तो रिफ्लेक्शन सब में आ रहा है, मोस्टली विजिबल लाइट तक रिफ्लेक्शन सब में होता है। रिफ्रैक्शन भी कहीं कहीं है, कहीं पे डिफ्रैक्शन नहीं है तो कहीं पे, तो थोड़ा सा ट्रिक बना के, चार्ट बना के एक जगह लिख लोगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब जैसे मैंने ऐसे बना दिया है, अब इसके नीचे छोटा सा लिख दो कि यहाँ पे लिख लो, ऊपर सोर्स लिख लो और नीचे इसकी प्रॉपर्टी लिख लो, फिर इसका ऐसे सोर्स लिख लो, फिर प्रॉपर्टी लिख लो, फिर सोर्स लिख लो, फिर प्रॉपर्टी लिख लो, ऐसे अलग अलग कलर पेन से या पेंसिल से छोटा छोटा लिख लो। पूरा एक चार्ट बना रहेगा, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यही चार्ट एक बार पढ़ लोगे, याद रहेगा। और लास्ट में अगर मन करे तो यहाँ डैश करके इनका 2-3 यूज, 2-3 यूज, 2-3 यूज ऐसे डैश करके बना लो पूरे एक पन्ने पे। क्लियर है? तो पूरा एक चार्ट बना रहेगा, तो पेपर में भी आप रिवाइज कर सकते हो, ईजिली रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे बना लीजिएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं विजिबल लाइट्स में, तो अलग से हेडिंग नोट डाल लीजिए और नोट डाल के लिखिएगा विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट में देखो, बात नहीं, हमारे पास है मेन वॉलेट और इंडिगो को मैं एक साथ लिखता हूँ, फिर है ब्लू, फिर है ग्रीन, ठीक है, ब्लू विबग्योर है ना, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ याद रखो। सर वेवलेंथ पहले विजिबल लाइट की है कितनी, ध्यान से देखो। विजिबल लाइट की वेवलेंथ है 10⁻⁻7 से 10⁻⁷ 8 इंटू 4 इंटू में, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा कौन सा है, वॉलेट एंड इंडिगो। लिखना इसका 4000 से लेके 4500 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। ब्लू कलर में आना, जस्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहीं से स्टार्ट कर लो। 4500 एंगस्ट्रॉम से लेके 5000 एंगस्ट्रॉम तक, जहाँ से ख़त्म हुआ 5000 एंगस्ट्रॉम से लेके सर 5700 एंगस्ट्रॉम तक, फिर जहाँ से ख़त्म हुआ 5700 एंगस्ट्रॉम से लेके 5900 एंगस्ट्रॉम तक सर, फिर जहाँ पे ख़त्म हुआ 5900 एंगस्ट्रॉम से लेके 6200 एंगस्ट्रॉम तक, और 6200 पे ख़त्म हुआ है तो 6200 एंगस्ट्रॉम से लेके लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम, ये इनके वेवलेंथ है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में 5-5 की गैपिंग है इन दोनों में, उसके बाद से गैपिंग आप देख रहे हो, 5 के बाद से 2 57, 57 के बाद से 2 59, 59 के बाद से गैपिंग बढ़ गई है, 3 की हो गई है। तो ऊपर 2 देखो 5 का, नीचे 2 3 का, याद रहेगा। ऊपर 2 5 का, नीचे 3 का, और फिर गैपिंग कितने कितने की, 2 की।
देख लो, 4 से 45, 45 से 5 हो गया, फिर 5 से गैपिंग अब कितने की स्टार्ट हो गई, 2, तो कितना हो गया 57, फिर देखो 57 से कितना 59, खत्म हो गया। 59 से गैपिंग अब कितने की स्टार्ट होने वाली है, 3 की, तो 59 से 62, 62 से 75। ठीक है, याद रखना वेवलेंथ के टर्म, 62 से जी 65 होगा। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलो, और रेडियो वेव में आते हैं। रेडियो वेव में भी हमने बोला था कि AM, FM, TV एंड शॉर्ट वेवलेंथ के वेव होते हैं, तो लिखिएगा रेडियो वेव में नोट डाल के, नोट जो डाले हो उसी में दूसरा लिख लेना, ये पहला था। लिखिएगा, रेडियो वेव लिखे हो ना, तो लिखना ऐसे, फ्रीक्वेंसी बैंड और इनकी सर्विस, सर्विस मतलब AM है कि FM है, 540 से लेके 1600 किलो हर्ट्ज तक अगर है तो ये AM बैंड कहलाएगा। मीडियम AM बैंड लिखो, मीडियम साइज, मीडियम AM 3 से लेके 30 मेगा हर्ट्ज तक अगर होगा तो ये शॉर्ट कहलाएगा, शॉर्ट AM 88 से लेके 108 मेगा हर्ट्ज तक अगर जाएगा तो ये FM पकड़ने लगेगा, और 54 से लेके 890 मेगा हर्ट्ज तक अगर जा रहा है तो ये TV चैनल्स पकड़ेगा, एंड लास्ट 840 से लेके 935 मेगा हर्ट्ज तक जा रहा है तो ये मोबाइल रेडियो बन जाएगा। हाँ, क्या हुआ? पाँच से 7 बढ़ रहा है ना ये? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, रुकना भाई, सही कह रहे हो। हाँ, अरे लिख तो दिए हैं 2 साथ में, 7 है, ठीक है। सुनो भाई, छोड़ दो, ये बीच वाले को छोड़ दो, अब याद है, बीच वाले को छोड़ दो, इसके कॉन्सेप्ट में मत लगाओ। ऊपर 5 जुड़ा, नीचे 3, बीच में एक में 7 जुड़ा है, एक में 3 जुड़ा है, उसको याद ही रखना है आपको। मैं बस आपको बता रहा था, अब इसमें तुम क्या ट्रिक लगा पाओगे, देख रहे हो 500, यहाँ देखो 890 तक जा रहा है, फिर 840 से ही स्टार्ट हो जा रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो भाई, तेज बोला करो। हाँ, 54 से 890, फिर 840 से 935, इधर भी मेगा हर्ट्ज ही चल रहे हैं। ये देखो कि 540 से 1600 किलो हर्ट्ज हो गया, फिर 1600 किलो हर्ट्ज नहीं, अब ये 3 से स्टार्ट है और 30 मेगा हर्ट्ज तक गया। ये मेगा हर्ट्ज में है, मेगा हर्ट्ज में है, मेगा हर्ट्ज में, ये ऊपर किलो हर्ट्ज में है। ठीक है, तो बात ये है कि देखो 890 तक गया है और उसके बाद से फिर 840 से स्टार्ट हो गया, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो है वही आके मोबाइल रेडियोस में, या सेलुलर भी लिख सकते हैं इसको, सेलुलर मोबाइल रेडियोस। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। आओ क्वेश्चन कराएं, कैसे आता है क्वेश्चन पेपर। बात नहीं, पहला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, फर्स्ट लिखना, बात नहीं यार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जितने क्वेश्चन लिख रहे हैं सब आए हुए क्वेश्चन हैं बोर्ड में। व्हाट वाज द रेंज ऑफ वेवलेंथ what was the range of wavelength of EM wave। अब ये क्वेश्चन देखो घुमाया, प्रोड्यूस बाई प्रोफेसर JC बोस। क्वेश्चन नंबर 2, what is the approximate wavelength range, बात फिर कर रहे हो, wavelength range for visible spectrum। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द EMW रेंज फॉर EMW या केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखो, EM रेडिएशन EM रेडिएशन which has the largest penetrating power। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब क्वेश्चन आए हैं। व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द, बात नहीं, EMW that have frequency greater than those of UV light but less than गामा। अब कौन नहीं बता लेगा ये सब आंसर। 5 क्वेश्चन है, फटाक फटाक लिख दो सबका आंसर।
बात नहीं बोले ना। फिर बात कर रहे हो। क्वेश्चन का आंसर मिल गया सबको? सारा क्वेश्चन लिख लिया है? आंसर सब क्वेश्चन बताओ। व्हाट वाज द रेंज ऑफ वेव लेंथ ऑफ, देखो ध्यान से, वेव लेंथ का रेंज लिखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस किया था जेसी बोस ने, सर आपने कहीं लिखवाया नहीं था मगर मैंने कल आपसे पूछा था, मार्कोनी नाम सुना था? बस इनका नाम लिया जाता था, ऐसा नहीं है कि बस केवल यही इन्वेंट किए थे, एक्चुअल में ये भी इन्वेंट किए नहीं थे, मगर नाम था जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, नाम सुना है ना? इन्होंने ही खोजा था रेडियो वेव को, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है? तो इनका भी नाम आता है। तो रेडियो वेव का ही तो वेवलेंथ बताना है भाई मेरे, रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या भी लिखे थे ना, कर लोगे? ठीक है, अब सुनो, एक बात सुन लो, जेसी बोस ने और भी किसी चीज़ का इन्वेंशन किया था, कोई बनाया था, तो डिस्कवर है, उसका डिस्कवरी थी। इन्वेंशन बताओ कोई जेसी बोस का, कुछ तो पता होगा भाई मेरे। जगदीश चंद्र बोस बहुत फेमस हैं, ऐसा थोड़े आपने देखा होगा, इनके नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, साइंस में अगर आओगे नाम ही नहीं पता होगा। कैस्कोग्राफ नाम सुना है? अरे बायो वालों को तो पता होगा भाई। पौधे जो बढ़ते हैं ना, उसके बढ़ने की जो वृद्धि दर है उसको कैलकुलेट करता है कैस्कोग्राफ, एक यंत्र होता है। इन्होंने इसी का इन्वेंशन किया था, कैस्कोग्राफ का, और साथ में मार्कोनी के नाम के साथ इनका भी नाम जुड़ता है रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव को खोजने में, ठीक है? तो याद रखिएगा। मैंने आपसे बोला था बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम और उनके इन्वेंशन को आपको नहीं पता होगा, मगर बाहर के जितने लोग हैं उनके चीज़ों को, नाम को तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे तुम देखो, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, जिसमें से एक हमारे पास है, छोड़ दो अभी बहुत पुराना नाम, मतलब अभी एक नाम बताते हैं, रमन, नाम सुना ही होगा इनका, सीवी रमन। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, भारत रत्न भी मिला है इन्हें, सीवी रमन। पता ही होगा आपको रमन इफ़ेक्ट इनका, ठीक है? जो अभी तुम पढ़ते हो, क्या कहते हैं, हिंदी के बुक में भी शायद इनका थोड़ा सा जिक्र किया गया था, क्लास 10th 11, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, मैं पढ़ा हूँ, पता ना भट गया हो कि नहीं हो। हाँ, क्या कह रहे हो तुम, क्या बोले हो? 8 में है, तो वही बात मैं पूछ रहा हूँ, कहीं मैं भी पढ़ा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, क्या कहते हैं, जो इफ़ेक्ट अभी हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्लास 10th में, वो इसी का इफ़ेक्ट दिखाई देता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, चलो अब बात छोड़ दो उसकी, अभी बात कर लेंगे। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ फॉर द विजिबल लाइट? अभी लिखा था ना विजिबल लाइट का, याद रहेगा, ठीक है? नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज़ द लार्जेस्ट, ये भी अभी बताया गया था, सबसे लास्ट वाला जो था, गामा। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे? जस्ट इसके नीचे वाला होगा गामा, जस्ट एक्सरे के नीचे, गामा के नीचे ही तो एक्सरे आता है। अच्छा सर ये भी हो जाएगा, ठीक है।
नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैव अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दोज ऑफ यूवी लाइट। यूवी लाइट से ज़्यादा हो और गामा रे से कम, तो क्या एक्सरे कहलाएगा क्या? यूवी और गामा के बीच में ही तो एक्सरे आता है, मतलब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया है और दोनों अलग अलग साल में आया हुआ है पेपर, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर और दो दो नंबर में आए हैं, एक बार पढ़ के तुम आंसर दे सकते हो, बस वो चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। यूज़ भी याद रखना क्योंकि पेपर में ऐसे पूछेगा। अभी एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें दे देगा कि 10, जैसे मान लो ये हमारा कौन सा वेव था, रेडियो वेव है ना, मान लो हमने ऐसे दे दिया सर, सुनना भाई, 600 से मीटर से लेके सर 0.1 मीटर का एक वेवलेंथ ऐसे दिया है, किसी वेव का वेवलेंथ है, इसके दो यूजेस लिखिए। तो देखो इससे उसने दो क्वेश्चन पे स्ट्राइक कर दिया। एक तो आपको पहले वेवलेंथ किसका है ये पता होना चाहिए, और दूसरा अगर वो पता है तो उसका यूज पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि सर ये रेडियो वेव है, और रेडियो वेव अगर है तो इसका यूज दो हम लिख देते हैं, जाहिर सी बात है, तो दो उसका यूज हमें याद करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी और बोली जाएगी कि भाई इस फ्रीक्वेंसी वाले का 4 यूज, 3 यूज, 2 यूज लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस वेव की फ्रीक्वेंसी है, किसका वेवलेंथ है। क्लियर है इतनी बात? चलिए ठीक है, तो ये बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, अब ख़त्म हो गया है फालतू में। क्वेश्चन अब करेंगे थोड़ा सा हम